बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत रजा, मेरे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब। नाज़रीन, 3 से 4 आम खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। एक तो बड़ी आजकल आप जानते हैं कि इस ईरान इसराइल का जो बीच में मामला हुआ है, टकरा हुआ है। हमारे फील्ड मार्शल अमेरिका गए थे और उन्होंने वहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुलाकात की थी। वो तमाम तर उसकी जो जो कुछ वहाँ हुआ वो आगाही आपके सामने है और नई नई खबरें सामने आ रही हैं। और इसी तनाज़र में आज अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया तो आज नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का यानी कौमी सलामती का इजलास हुआ पाकिस्तान के अंदर, जिसको चेयर किया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। और बताया ये जा रहा है कि वहाँ ब्रीफिंग दी फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर साहब ने। उसमें नेवल चीफ भी शामिल थे, उसमें फ़ज़ाइया के चीफ भी शामिल थे, उसमें कौमी सलामती के मशीर जो हमारे DGI आसिम मलिक वो भी शामिल थे। वहाँ पर असल में मामला हुआ क्या, क्यों आज वो मायूस और बुझे बुझे चेहरे जो फुटेज सामने आई वो नज़र आए। और उसमें जो कुछ हुआ सईद बलोच साहब से उसके मतलब पूछेंगे, पूरी डिटेल वो आपके सामने रखेंगे। और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के जो 8 मुकदमात थे जो 9 मई के साथ जुड़े हुए थे, और ज़मानत सैयद शहबाज रिजवी उस केस को सुन रहे थे। 2 रुकनी बेंच था जी सईद बलोच साहब जी। और ये बताया जा रहा था फैसला तो आज महफूज हुआ था और ये बताया जा रहा था कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन आज फैसला नहीं सुनाया गया। वो फैसला अब कल सुनाया जाएगा। ये बात आपके सामने रखेंगे, कल फैसला क्यों सुनाया जाएगा, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। और फिर यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक ऐसे केस की समाअत हुई कि काजी फ़ाइज़ ईसा के जो अपने साथी थे, जो उनके साथ बैठे हुए थे, जो उनके साथ बैठकर फैसले दिया करते थे, आज काजी फ़ाइज़ ईसा के एक दिए गए फैसले पर उन्होंने उसका दिफा करने से इनकार कर दिया और मुकम्मल तौर पर ला तलकी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो बात आपके सामने, यानी काजी बिल्कुल अकेला होकर रह गया है, काजी के अपने दोस्तों से मिलने नहीं जा रहे हैं। इसको कहते हैं तारीख का कूड़ादान, तारीख का कूड़ादान। और सबसे अहम खबर वो ये है कि अब की बार इमरान खान साहब से जो कल मुलाकात के लिए लोग जा रहे हैं उसमें वो ऐसे नाम शामिल है कि पीछे मुड़ में माया तेरी लोड पै गई है और ये उन्होंने भेजा है। अब उन्हें क्या जरूरत थी कि भाई वो नाम भेजने के लिए। इस पर आपसे बात करेंगे। सईद बलोच साहब, सबसे पहले कौमी सलामती के इजलास के हवाले से पूरी खबर पहले आप दें कि असल में मामला हुआ क्या, वहां पर इजलास शुरू हुआ जी। तो उसमें वज़ीर दफा को रोका सहाफियों ने कि हमने आपसे बात करनी है, लेकिन वज़ीर दफा गुस्से से चले गए, उन्होंने बात ही नहीं की। पहले पूरी खबर देखिए, जब आपके पास करने कहने बोलने को कुछ ना हो ना, तो फिर आप सहाफ़ियों के सवालात का सामना नहीं कर सकते। और ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा है और अपने मतहत एक महकमे के एक सरकारी अफसर के प्रोटोकॉल में फंस जाते हैं, तो इनकी इतनी जुर्रत नहीं होती कि उस प्रोटोकॉल से निकल सकेंगे। जिस शख्स के प्रोटोकॉल की वजह से पूरी कहानी सुनाए नाज़रीन को। देखें, वो फिर बात लंबी हो जाएगी, हम पहले ये इसके ऊपर आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ ये जहन में रखें कि ये हमारे वज़ीर दिफा। आपको पता है, जब भारत के साथ हमारी कशीदगी हुई थी तो वहाँ जो मोदी साहब के साथ गलबन एक ही इजलास हुआ था, मुसल्लह अफवाज के, सिर्फ एक इजलास। उसके अलावा जितने भी इजलास हुए थे, किसने किए थे? वज़ीर दिफा ने। और वज़ीर दिफा चेयर कर रहा और वो सारे साहबान सब ने बैठे हुए थे। हमारे कभी भी किसी भी वज़ीर दिफा की आज तक कोई तस्वीर आई है कि वो तीनों मुसल्लह अफवाज बशमूल ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के भी चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उनके साथ बैठकर किसी इजलास की सदारत करें यार। उनको छोड़े यार, किसी एक आम लेफ्टिनेंट जनरल के साथ बैठकर करे यार। मुझे किसी ने बताया कि ख्वाजा आसिफ साहब पहले दिन जब इनको वजारत मिली थी ना, तो आपने वजारत का कलमदान संभालना होता है, जाके आप एक वो सेरेमोनियल होता है, जाना आप वहाँ पे दस्तखत करते हैं जाके कि जी मैंने वजारत संभाल ली है। अब वजारत जो कि GHQ के तकरीबन सामने बनती है, वजारत दिफा रावलपिंडी में है, तो वो सिर्फ पहले दिन जाते हैं दस्तखत करने के मैंने संभाल ली है, और गालबन आखिरी दिन जाते हैं। मोहम्मद हनीफ साहब ने कॉलम लिखा था कि हमारे वज़ीर दफा की जो अख्तियार है वो पोस्टमैन का है, बस इतना है। तो अब जो एलामिया हुआ, देखिए मामला बहुत हसास था, ईरान वाला इशू बन गया। उससे पहले पाकिस्तान की जानिब से ऐसी एक सफारती गलती, बल्कि एक ऐसा ब्लंडर किया गया जिसके संगीन नताइज यकीनन अभी नहीं आ रहे, तो मुस्तकबिल करीब में ज़रूर आएंगे। गुज़श्ता रोज़ आप देख लें कि ईरान के वज़ीर जो सफ़ीर है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने रज़ा मुकदमी साहब, उनकी जानिब से भी इसके ऊपर नागवारी का इजहार किया गया। अमीर रज़ा मुकदमी, उन्होंने देखे ना कि उन्होंने नॉमिनेशन के हवाले से जब सवाल हुआ जी, तो उस पर उन्होंने कहा कि बड़ा अजीब होगा कि
जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको नोबेल इनाम अपने दिया नाज़रीन जाए। को यहाँ बीच में एक खबर देते जाए। सईद बलोच साहब, हमारे टीवी जो मालकान हैं उनको सख्ती से ये बात कही गई कि किसी खबर में, किसी टिकर में, किसी प्रोग्राम में नोबेल इनाम का नाम अपनी ज़ुबान पर लेना हराम है। हराम है। जैसे इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया जा सकता, इसी तरह अब नोबेल इनाम से मुतल्लिक कोई खबर किसी टीवी चैनल पर नहीं चलेगी। ये गुज़श्ता रोज़ ज़रा ये बताते हैं कि तमाम न्यूज़ चैनल्स मालकान को ये वाज़ेह पैगाम पहुँचाया गया है और मेरे ख्याल में अमल दरामद भी शुरू हो चुका अमल है। दरामद, और ये यही वही फड्डा है जो हम पिछले व्लॉग में हमने डिस्कस किया था कि नून लीग और इनके बीच में जो दूरियां और तलखियां जी और दरारें, ये बुनियाद वहाँ स्टार्ट हो गई है। वैसे राजा साहब ये बताएं कि चले इमरान खान साहब थे तो उनके बारे में तो कहा गया कि कासिम के अब्बा, सुलेमान के अब्बा, फिर बानी पीटीआई बना दिया गया, फिर बुशरा बीबी के शौहर बना दिया गया, फिर बाद में कहा गया जी कि पैटर्न इन चीफ बन गए हैं। तो मुझे बताइए, साबिक वज़ीर आज़म का नाम इस्तेमाल होता था। ये जो फील्ड मार्शल साहब की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को ये जो नोबेल इनाम है इसके लिए नामजदगी की गई, अब इसको अगर खबर में देंगे तो किस एक इस्तारा क्या इस्तेमाल किया जाएगा? इस्तारा कोई मेरे ख्याल में इसमें तो नहीं, ये तो इसाक डार के गले में, मौजूदा हुकूमत के गले में डाला है। पाकिस्तान की 77 साल तारीख है ना जी। मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। एक गांव में ना तमाम ख़वातीन को ना अपने शौहर का नाम लेना ना वहाँ पे बहुत मायूब समझा जाता था। तो एक दिन एक औरत के घर में ना एक खातून लस्सी लेने के लिए आई, तो उसने लस्सी वाला वो जो केतली थी ना, वो जब ऊपर से ढक्कन हटाया ना तो उसके अंदर मक्खन तैर रहा था। तो जो खातून लस्सी लेने आई थी उसने पूछा कि ये क्या है? तो अब औरत अपने शौहर का नाम तो नहीं ले सकती, मक्खन नाम था उसका, मक्खन नाम था। तो उसने कहा कि ये मुन्ने के अब्बा तैर, मुन्ने के अब्बा। वो वही लतीफ़ा मौलाना फजल रहमान साहब ने सुनाया था कि किसी शख्स का नाम जो है ना वो इस्लाम था, अस्लाम था, अस्लाम। वो नमाज पढ़ रहा था, वो खातून नमाज पढ़ रही थी, तो नाम इसी तरह लेना मायूब था। तो जब उसने सलाम फेरा तो उसने कहा मुन्ने के अब्बा, मुन्ने के अब्बा। तो ये मुन्ने के अब्बा नहीं है ना। मुझे लगता है कि शायद ये जो नोबेल इनाम वाला मामला है ये भी शायद इसी तरह मुन्ने का अब्बा बन के चलेगा। चलें जी, एलामिया की तरफ आते हैं। इंतहाई अहम एलामिया था, बहुत हसास मामला था। इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म, इसके अलावा वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला और दीगर जो जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर ख़ारजा भी उसमें शामिल थे, तमाम सर्विसेज चीफ शामिल थे, अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब भी उसमें शामिल थे। तो बहुत एक इंतज़ार था कि इस एलामिया में क्या कहा जाता है, क्योंकि एक दिन आपने डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया, तो उसके नाम की सिफारिश की नोबेल इनाम के लिए, और अगले दिन उसने एक मुस्लिम बरादर मुल्क के ऊपर उसने हमला कर दिया। अब जो एलामिया जारी हुआ है इसके अंदर कुछ अहम चीज़ें गायब हैं, वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। और इस सलामती कमेटी इजलास में ईरान पर इसराइली जहरियत पर सख्त मजम्मत का इजहार किया गया। इसराइली, अमरीका का इसमें नाम नहीं है। इसके अलावा अमरीका ने जो ईरान के एटमी पावर प्लांट के ऊपर हमला किया उसका नाम नहीं है। इसके अलावा अमरीका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप की मजम्मत के नाम के लिए उसका नाम तक इसमें शामिल नहीं किया गया। देखें ना, ये कितनी बड़ी सुबकी है कि जिस शख्स को आपने मुन्ने के अब्बा शामिल थे ना, मुन्ने, हाँ, तो अब यही कह देते कि मुन्ने के अब्बा है, तो वो आप चले इस्तारा कुछ जो है वो इस्तेमाल कर लेते। आगे कहा गया कि जो इसराइली हमले हैं खित्ते में वो कशीदगी को हवा दे रहे हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। कौम का ईरान में बेगुनाह जानों के ज़िया पर हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत किया गया। फ़र्दो, नेतन्ज और इस्फ़हान में हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं, ये कहा गया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एलामिया में। इसके अलावा पाकिस्तान तमाम फ्रीकैन से मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए मसला हल करने का मुतालबा करता है, ये कहा गया। कमेटी ने इंसानी हकूक़ और बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की पासदारी पर जोर दिया। इसके अलावा सिक्योरिटी कमेटी ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने के अज़म का इयादा किया। इसके अलावा एलामिया में ये कहा गया कि पाकिस्तान तमाम मुतल्लिक़ा फ्रीकैन से राब्ते में है। इसके अलावा कमेटी ने 22 जून को फ़र्दो, नेतन्ज और इस्फ़हान में ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमलों के बाद मुमकिन मज़ीद बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की करारदादों, मुतल्लिक़ा बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी इसको करार दिया। इसके अलावा कमेटी ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के हवाले से अपनी कोशिशों और इक़दामात जारी रखने का
जारी रखने पर जोर दिया। साथ ही कहा गया कि कमेटी ने बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक़ और इंसानी हमदर्दी के कवानीन की पासदारी पर भी जोर दिया है। तो ये जनाब एलामिया है, और इस एलामिया से आप खुद अंदाज़ा कर लें कि मेरे ख्याल में, जैसे आपको याद है, वो पिछले ग़ालिबन अप्रैल के महीने में 26 अप्रैल को जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास हुआ था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की थी, शायद जाफर एक्सप्रेस के बाद, तो उसमें आप देखें कि उसमें भी पीटीआई शामिल नहीं थी, तो उसका कोई वजन नहीं था। तो यहाँ पर भी सवाल ये बनता था कि इस कमेटी के बाद क्या अब ऑल पार्टीज या ऑल पार्लियामानी साहब, मैं एक साफी हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, मुझे एक बात खटक रही है यार। आप बात तो कर रहे हैं, मुझे बात खटक रही है, वो कौन सी? कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ऐसा क्या हुआ कि ख्वाजा आसिफ साहब गुस्से में बाहर चले गए? ये मुझे बात कोई हजम नहीं हो रही। देखिए, हो सकता है उनकी ये मुझे बात खटक नहीं हो, वो हाइब्रिड और फलाफला की बातें करते होते थे ना। नहीं, अब तो बड़े फखर से कह रहे हैं 3.5 साल इमरान वो अमेरिका की भी मजम्मत कर। ये बात मुझे कोई हजम नहीं हो रही कि कमेटी में कहीं ना कहीं कोई ऐसा मामला हुआ जो हार्ड टॉक लाजमी हुई है। देखिए, हार्ड टॉक ख्वाजा आसिफ साहब, यार मैं आपको बताऊं कि वो जो भी होना, वो एक रिपोर्टर को हमेशा जो है ना, वो उससे बात किए बगैर नहीं जाते होते थे। वो रिपोर्टर मेरे चैनल का है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, ठीक है, वो हमेशा उनसे बात करता होता था। वह पार्लियामेंट में ये बात बाकी रिपोर्टर कहते होते हैं हमेशा कि यार ये ख्वाजा साहब जो है सिर्फ इस लड़के को देते हैं इंटरव्यू या बात करते हैं। आज उसने बरहा कोशिश की, लेकिन ख्वाजा साहब रुके नहीं, ख्वाजा साहब गुस्से में चले गए। हो सकता है कि अंदर उसके तहत किसी मुलाजिम ने उनको डांट दिया। ये बात है, ये बात देखिए, आपको पता है ना कि ख्वाजा आसिफ साहब जब ना करे यार, जब रात को ना करे यार, ये मतहत वाली बात ना करे। ख्वाजा आसिफ साहब उनके मतहत है, ये मतहत वाली नहीं, देखे ना कागजों में तो ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा है ना, लेकिन ये बात ना करे हमारी हुकूमत। लेकिन जब आप रात को इलेक्शन हारते हुए एक फोन कॉल करेंगे, जब आप तस्मों से लटकते हुए आप पार्लियामेंट में छाले मार के टार्ज़न बन के आएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा, यही आप। तो इससे क्या बेहतर था सईद बलोच साहब कि ये जिस तरह आपने जिक्र किया कि अप्रैल में जो यहाँ पर इजलास हुआ था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की थी, वो इजलास होने से कबल ही फ्लॉप हो गया था। आपको इस इजलास में तो ये क्यों नहीं बुलाया इन्होंने यार पूरी पार्लियामेंट को, जो या एपीसी बुला लेते यार। देखिए आपके दरवाजे पर, आपके पड़ोस दरवाजे पर ना किया जा रहा है ये जो हमला हुआ है। बात ये है बशारत राजा साहब कि इस कमेटी इजलास में ख्वाजा आसिफ साहब ने बात जो मीडिया के साथ नहीं की ना, इस सारे इजलास के बाद एक सवाल बनता है कि भाई आपने जब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए उसके नाम की सिफारिश की, अगले दिन उसने ईरान पर हमला कर दिया, तो पाकिस्तान का अब सफारती नाकामी पर क्या मौक़िफ़ है? उस सफारती नाकामी को कवर करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप का नाम वापस लिया जाएगा? देखिए, ये 3-4 बुनियादी सवाल बनते हैं। उसके अलावा ना तो पाकिस्तान अमेरिका इसराइल की ईरान की जंग रुकवा सकता है, ना वो खुलकर अमेरिका की या ईरान की शायद कोई मुल्क खुलकर मदद कर सके, ना वो ईरान के साथ जाकर खुलकर खड़ा हो सकता है जी कि आपके ऊपर अब जो गोली या बम चलेगा वो हम अपने सीने पे करेंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये सवाल तो होने नहीं थे। सवाल यही है बुनियादी जो मैंने आपको बताया, उसका जवाब ख्वाजा आसिफ साहब के पास एक बात है सईद बलोच साहब, देखिए हमें सबसे पहले अपने मफादात मुकद्दम है, अपने मुल्क के, हमें अपने मुल्क की सलामती मुकद्दम है, इसको हमने रखना है। बाकी मैं आपको बताऊं कि ये ब्लंडर हुआ इस हुकूमत से, जो नॉमिनेशन नोबेल इनाम के लिए ये इनके गले पड़ गया है। देखिए, गले तो सूरत में पड़ेगा ना, गले पड़ गया, ये फट गया है इनके गले में। देखिए, ईरान अगले ने बत्ती बनाकर इनको थमा दी वापस कि लो भाई तुम्हारी कोई बत्ती। और उसमें भी देखें, और जरा अब ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान के गुज़श्ता रोज के मौक़िफ़ पर भी सख्त नाराज है। यानी पाकिस्तान ने एक दिन नोबेल इनाम के लिए नामजद किया और अगले दिन पाकिस्तान उसी डोनाल्ड ट्रंप की मजम्मत कर रहा है। मार्को रूबियो ने क्या कहा? देखिए, उन्होंने तो मुनाफकत खोल के रख दी ना। और मुझे वो बात याद आ गई जो 2008-9 में जब पार्लियामानी एक इन कैमरा इजलास यूसुफ रजा गिलानी सब कहते थे, वजीर आजम साहब थे, और उस वक्त जो ड्रोन अटैक हो रहे थे पाकिस्तान में, तो उस वक्त अंदर इजलास हुआ, वहाँ सारे मामला तय हो गए। फैसला ये किया गया कि अंदरू जिस तरह वो कहते हैं ना कि अंदर से आप उनके साथ रहे अमेरिका के, बाहर आप आवाम को मुतमिन करने के लिए अंदरू खाई जाओ तो तू रोला पाओ। विकी लीक्स ने उसका बांडा भी फोड़ा दिया। तो वो सारी चीजें आ गई कि कैसे पार्लियामान के इजलास में बैठकर ये तय हुआ। ये वो बुनियादी गलतियां हैं। ये वो देखिए, एक असूल है, ताकत का एक असूल है सईद बलोच साहब। ताकत का असूल ये है कि आपके पास ताकत हो, कुव्वत हो, इख्तियार हो। अगर आप ब्लंडर ना करें ना, धीरे चले ना, तो फिर आप जो है ना वो
उस रास्ते पर जा सकते हैं जिस पर आपको नाकामी नहीं हुई। ये वो बुनियादी तौर पर इन्होंने गलतियां की हैं जो उनके गले पड़ने वाली। देखें बशारत राजे साहब साबिक अमरीकी सदर है ना, बराक ओबामा साहब जी, उन्होंने अपनी किताब में जब ये उसामा बिन लादेन वाले हमले के हवाले से उन्होंने किताब में जिक्र किया ना, तो उन्होंने कहा कि रात को जब ऑपरेशन हो गया तो मेरे लिए अगले दिन सबसे मुश्किल काम था सदर आसिफ जरदारी को फ़ोन करके ये बताना। तो कहते हैं कि मैंने जब फ़ोन किया तो आसिफ जरदारी साहब ने उल्टा मेरे बात करने से पहले मुझे मुबारकबाद है। तो मुझे बताएं, ऐसे लोग जब पार्लियामान में बैठे होंगे, क्या ये वही मुस्लिम लीग नहीं है? क्या ये वही पीपल्स पार्टी नहीं है? क्या वही आसिफ जरदारी नहीं है? क्या वही शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और यही इस्टेब्लिशमेंट नहीं? तो फिर पीछे क्या तब्दीली आनी? मेरे ख्याल में आगे अगली खबर पर आते हैं जी। अब वो लाहौर में इमरान खान साहब का उसको थोड़ा सा डिस्कस करें, वो पिछली हम व्लॉग में वो मुकम्मल डिस्कस कर चुके हैं। देखिए तो कल फैसला आएगा। फिर ये खबर, दो बड़ी आम खबरें हैं। एक जो कल मुलाकात, उसमें एक ऐसा नाम डाला गया, अब मतलब वो नाम क्यों डाला गया? जी देखिए, मुझे लगता है कि लाहौर में देखिए अब जो इस वक्त अदलिया की हालत हो चुकी है ना 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो मेरे ख्याल में जज साहबान को या तो फैसला सुनाने की इजाजत नहीं मिली या फिर फैसले की कापी उन तक पहुंची नहीं है। और मुमकिन है कल भी फैसला ना भाई देखिए, आपने फैसला देना था ना, आप 3 लाइनें लिख देते हैं कि भाई इस फैसले की वजूहात बाद में दी जाएंगी, ये दरखास्तें मंजूर की जाती है, नहीं की जाती। 3 सत्रें टोटल आपकी होनी थी, तो अब लिख देते। तो उसकी अगर वो नहीं आया तो राजा साहब अदलिया की मौजूदा सूरत हाल को 26 जैसे नईम अख्तर खान का कॉल याद आ रहा है कि वो उस दिन जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वाला मामला था, तो फिर जब देखा हुकूमत ने कि हमारे हाथ में सब कुछ निकल जा रहा है, तो एडवोकेट जनरल पंजाब को डाला गया। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उसने टाइम ले लिया ना, टाइम गेन कर दिया ना उसने। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो केस में इसी तरह टाइम गेन किया जाता था। जी जी। और बड़ी फिर एक जज तब्दील हो गया जिसके बारे में हमारी राय ये थी कि वो जज कम अज कम हुकूमत की साइड पे नहीं जाएंगे, अचानक वो उधर चले गए। तो देखें, ये करामात होती हैं। फिर आपको पता है कि इस तरह के मामलात में फिर इसी तरह, और एक हमारे जो एक पैटर्न बना आ रहा है ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, अगर आप उसको देखें और समझे ना, तो जब भी इमरान खान का कोई मुकदमा ताखीर का शिकार हुआ, उसका फैसला डिले हुआ, महफूज फैसला सुनाने में ताखीर की गई, वो फैसला अमूमन इमरान खान के हक में नहीं आया। और आपको पता है कि आज दिन को ये खबर भी आई थी कि इस लाहौर हाई कोर्ट के बाहर पंजाब पुलिस की भारी नफरी तलब की गई थी। तो देखें, ये चीजें फिर हमें इशारा देती हैं कि फैसला मुमकिन तौर पे इमरान खान के हक में। अच्छा सही बलोच साहब, अगली खबर की तरफ आते हैं। कल मुलाकात में वो नाम है बैरिस्टर साहब का, और इनके बारे में कहा जाता है कि रात को चले जाए वो हेलीकॉप्टर लेकर। ये भी हो सकता है। देखिए बैरिस्टर साहब, क्या मतलब है कि ये कहा जा रहा है इमरान खान साहब को कि हम फंस के हैं, पीछे मुड़ में माया तेरी लोड़ पैगी? देखें, ये ब्लंडर किया है सारा, मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कसूर है। इमरान खान की हिदायत बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़े थी कि मेरी मशावरत के बगैर बजट पेश नहीं होगा। इन्होंने इमरान खान की इजाज़त के बगैर बजट पेश कर लिया। तो कहा कि अब जब पहले मोहतरमा अलीमा खानम ने भी कहा था कि इमरान खान साहब से मशावरत हुई थी, बजट पेश करने के वाले से पेश किया, अब उनकी मंजूरी उनकी मशावरत से होगी। ये बात मेरे ख्याल में जिस वक्त ये वीडियो हम कर रहे हैं शायद बजट मंजूर हो भी गया, क्योंकि आज शायद मंजूर होना था, बहस चल रही थी। तो मुझे बताएं, ये सब कुछ करके अब बाद में आप इमरान खान, मैं इसलिए ये कहता हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, और पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोग नहीं, मैं इस तनाज़ुर में कुछ और देख रहा हूँ। सही बलोच साहब, मैं ये देख रहा हूँ बजट तो मंजूर होना ही होना था, बहुत सी चीज़ें कोलैप्स कर जाती है। अगर बजट मंजूर ना होता तो आपका सेहत के हवाले से जो हॉस्पिटल थे उनके पैसे कहाँ से जाते? सर 30 जून तक चले, 30 रहता है। जी बिल्कुल। खान साहब मुमकिन है कि कुछ चीजें उसको वापसी, लेकिन मैं जो बैरिस्टर साहब जा रहे हैं ना, मैं इसको किसी और तनाज़ुर में पैगाम लेके जा रहे हैं। मैं इसको इस तनाज़ुर में देख रहा हूँ कि अभी जो फंसे ना हमारे मामलात, वो खान साहब के पास, खान साहब से कोई मशवरा मांगे। बिल्कुल, वो इमरान खान साहब से मशवरा। आपको याद होगा कि पहले भी बैरिस्टर साहब गए थे, उस वक्त भी मशावरत मांगी गई। देखिए, मैं इस तनाज़ुर बैरिस्टर साहब पर एतबार नहीं करता। उसकी वजह पता है क्या राजा साहब? मैं बैरिस्टर साहब जैसे लोगों पर इस वजह से एतबार नहीं करता। भाई बंदा तो उनका है ना, बिल्कुल है, जिसने 24 नवंबर वाले एहतजाज के हवाले से इसने गलत बयानी की। इसने कहा कि संगजानी पर बैठने का कहा। इमरान खान ने 26 नवंबर दोपहर तकरीबन कोई 2-2:30 बजे उसका पैगाम ट्विटर पर आया और उसने कहा कि और खबर ये भी है कि जिस वक्त हमारा खबर ये भी है कि सही बलोच साहब, जिस वक्त हमारा व्लॉग अपलोड होगा या हमारे नाज़रीन सुन रहे होंगे, उस वक्त तक बैरिस्टर साहब इनसे मुलाकात भी कर चुका होगा रात को। ये भी खबर है, ठीक है। और बैरिस्टर साहब को एवं नहीं भेजा जाता यार, ये भी आपकी बात नहीं भेजा जाता। आप मान ले, आज मैं आपकी खबर दूं, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठा हुआ, नाज़रीन ये खबर आपके लिए है, मैंने कभी भी इमरान खान की रिहाई के हवाले से टाइम नहीं दिया।
कभी भी अपने किसी भी इलाके में नहीं कहा कि वो कल रिहा हो रहे हैं, परसों हो रहे हैं, फलां तारीख को फलां तारीख। इंतहाई मोतबर राय ने मुझे खबर दी है कि इमरान खान साहब, मुझे लग रहा है जी कि अगले 2-3 माह में रिहा होने वाले। वैसे मुझे ये लगता है जो हमारे इस वक्त हालात चल रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा। मिलिट्री ट्रायल वाली बात नहीं है, बहरहाल खुदा का एक डिजाइन। अच्छा, अब आते हैं जनाब उस अहम आखिरी खबर की तरफ जो काजी फायज ईसा से मुतल्लिक है। ये मामला असल में था सरकारी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स की तैनाती का था, और इसमें जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच था, हाफिज हाजी अमीन साहब। और इसमें काजी फायज ईसा का जो रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी के हवाले से गुज़श्ता साल आपको याद होगा ये फैसला आया था, जिसमें एक खातून वो प्रोफेसर थी रेक्टर पर आई, जिसको व्हील चेयर पर काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में मंगवाया था और कहा था कि अगर वो बीमार हैं, वो बिस्तर पर भी हैं, तो उनको एम्बुलेंस में डाल के यहाँ पर लाया जाए। इस जैसे शख्स ने उस खातून को व्हील चेयर पर ज़बरदस्ती यहाँ बुलवाया और उनकी तज़हीक की, उनकी तजलील की, कमरे अदालत के अंदर उनके खिलाफ फैसला दिया। और वो फैसला, स्याह फैसला आज उनके अपने साथियों ने, जी वो जो वकील थे हमारे ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, उन्होंने आज अदालत के सामने रखा। जी वो तो अपने जो सेक्रेटरी था डॉक्टर मुश्ताक, उसकी पर्चियों के ऊपर इन्होंने सारा फैसला लिखवाया जो काजी फायज। तो इस तरह का, और मैं उस वक्त अपने नाजरीन को बता दूं कि उस वक्त काजी फायज ईसा का जो सदर इस्लामी यूनिवर्सिटी जो सऊदी शहरी हैं, उनके साथ जो तनाज़ा चल रहा था, मैं उसके ऊपर विलाग करता रहा था। मैं उनके खतूत जो सऊदी शहरी ने लिखे थे, जो सदर थे इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, उनके वो खतूत लिखता रहा कि कैसे काजी फायज ईसा वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदरूनी मामलात में संगीन मदाखलत और मिसकंडक्ट के मुर्तकब हो रहे हैं, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका जो सेक्रेटरी था डॉक्टर मुश्ताक, जिसको वहाँ से नौकरी से निकाला गया था, उसने अब चीफ जस्टिस के चैम्बर को गलत इस्तेमाल किया और काजी फायज ईसा ने उसका भरपूर साथ दिया। और अब हालात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ये जज साहबान जो काजी के साथ दाएं बाएं घुमा फिरा करते थे, आज वो काजी फायज ईसा के उन स्याह फैसलों का बोझ उठाने से इनकार कर रहे हैं। और अदालत में जो कार्रवाई हुई उसके हवाले से वकील ने बताया कि रेक्टर की बाकायदा तकर्री अभी तक नहीं हो सकी। एक्टिंग चार्ज दिया गया है, जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि क्या ये वही रेक्टर हैं जिन्हें व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट लाया गया, जिस पर वकील ने कहा कि इस्लामी यूनिवर्सिटी के सदर का तकर्रुर कर दिया गया है। अभी तक सदर ने सऊदी अरब से आकर चार्ज नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साबका रेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। रेक्टर को हटाने की मंजूरी अभी तक सदर की जानिब से नहीं दी गई, जिस पर इसके अलावा वकील रेहानुद्दीन ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खिलाफ ज़ाती ऑब्जर्वेशन दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे यूनिवर्सिटी ने ओहदे से हटा दिया। जज को उनके सेक्रेटरी ने फैसला लिखवाया था। ये डॉक्टर मुश्ताक की बात हुई और हम उस वक्त कहते थे कि ये काजी फायज ईसा अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को भी दाव पर लगा रहा है। इसके अलावा वकील ने कहा कि सेक्रेटरी जज को पर्चियां दे रहा था, वही फैसला लिखा गया। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने रेहानुद्दीन को हटा दिया तो ये नजरसानी कैसे कर सकते हैं, जिस पर वकील ने कहा कि मैंने हटाए जाने से पहले नजरसानी दायर की थी। और उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी फैसले पर नजरसानी वापस लेना चाहती है, और जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर दरख्वास्त वापस लेनी है तो बाकायदा एक दरख्वास्त दायर करें कि आप अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, जैसे एक CMA या मुतफरक दरख्वास्त दायर की जाती है, जिसके बाद अदालत ने इस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत। इसका एक नतीजा निकला है, सही बलोच साहब, मैं बात करके जो है ना वो ख़त्म करेंगे, कंक्लूड करेंगे। इसका नतीजा ये निकला है कि जो ताकत होती है, जो अख्तियार होता है, ये रब की देन होती है। जी तो काजी फायज ईसा ने स्याह करतूतों की वजह से उसे जो कुर्सी, एक और बात है तारीख के कूड़ीदान में है सर, वो बात क्या है? काजी फायज ईसा जब उस कुर्सी पर बैठकर फैसला करते थे तो उसके कसीदा खां जो कसीदा ख्वानी करते थे, जो अपने कलम से उसका मरसिया लिखा करते थे और वो उसकी जूतियां उठाया करते थे, आज भी वो उसका साथ छोड़ गए हैं। वो उन्हें बुला रहा है अपने घर में, वो नहीं जा रहे उसका साथ। तो देखिए ये एक रट निकला है कि कुर्सी अल्लाह की देन, ताकत अल्लाह की देन, अख्तियार अल्लाह की देन। हलाकू खान के पास ताकत थी, आज नफरत का इस्ताहारा बनकर रह गया। चंगेज खान के पास ताकत थी, नफरत का इस्ताहारा बन गया। नौशेरवान आदिल के पास ताकत थी, आज उसका नाम नेकरामी की लिस्ट में शामिल है। राजेश साहब एक सादा सी बात करके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है जी, मेरे ख्याल में सादा सी बात यह है कि किराएदार को मकान पर कब्जे का सोचना भी नहीं चाहिए। वो जो क्या ही बात ठीक है,
चंद साल के लिए ना आपने दरिया में कूजा बंद कर, वो कहते हैं कूजे में दरिया बंद कर दिया आपने, बल्कि समुंदर बंद कर दिया है। तो ये थी नाज़रीन जो आज की ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से जो खबर आपके सामने रखी है, बड़ी आम खबर, और बिलखुसूस इमरान खान साहब की जो मुलाकात के हवाले से खबर है वो आपके सामने, ये बड़ी आम खबर है। ये कड़ियाँ उनके साथ मिलाकर आप देखें, डॉट मिलाएं तो आपको कुछ चीज़ें में क्लैरिटी मिलेगी। मुझे और सईद बलोच साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।